बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज तबादला ख्याल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एडिटर रोजनामा सदाए चिनार के और सीनियर तजियाकार हैं एजाज भाई साहब। थैंक यू एजाज भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब, आज हम तबादला ख्याल करेंगे कि हल्का बस्ती की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, खासकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद बड़ी क्या साराइयाँ हैं कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, टिकट किसको मिलेगा। तो इसके ऊपर तफसीली बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी दोबारा एक्शन में आ रही है और अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि मायदे की खिलाफ वर्जी कर रही है फैसल राठौर की हुकूमत। अब उसके ऊपर क्या होगा, और उन्होंने वैसे भी पहले अल्टीमेटम दिया था कि टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन का टाइम रह गया है उनके पास। और ख़ासकर जो महाजरीन मेंबरान असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर में, उनकी जो एडजस्टमेंट की जा रही है उस हवाले से उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कहा जी हमारे मायदे में ये लिखा हुआ है कि इनको कहीं भी फ़िलहाल जब तक आइनी कमेटी को फैसला नहीं करती है इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। उस हवाले से हम तफसीली आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब जो रिटायर हुए थे उनकी आज तैनाती हुई है, उन्होंने हल्फ लिया है, उसके ऊपर भी हम कुछ बात ख्याल करेंगे एजाज़ भाई साहब से। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो मायदा किया था हमारे साथ उसकी सरीहन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है और माजरीन मेंबरान असम्बली के हवाले से जो कमेटी बननी थी आईनी कमेटी, ना वो अभी तक कमेटी बनी है और बजाय कमेटी बनाने के मजीद हुकूमत की जानिब से माजरीन अरकान असम्बली को मुराद देने के लिए उनकी एडजस्टमेंट की जा रही है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। हुकूमत का जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए मायदे पर जो तर्ज अमल है वो तो अगरचे उस तरह मनफी हमें लगा नहीं है, लेकिन इतना सुस्त रवैये का शिकार था कि शक जरूर लग रहा था कि हुकूमत मायदे पर अमल दरामद करने में कुछ ख्याल तो रखती है लेकिन बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लगती, इसलिए कि जो करने वाले काम थे वो भी नहीं। सेहत कार्ड नहीं जारी किया उन्होंने, लोगों को मुआवजे नहीं दिए, अपने लिए ग्रेड 21 और 22 के पता नहीं को 8-10 पोस्टें क्रिएट करके अपने कारकुनों को अकोमोडेट कर दिया है। वो जो लोग शहीद हो गए थे उनके वर्साओं को एक एक छोटी छोटी मुलाजमत देनी थी ग्रेड 16 से नीचे वाली, वो नहीं हुई है। उनके मुआवजात में वो छोटे से एक आर्डर के जरिए हो सकती थी, मुआवजात और दूसरे और इस तरह की चीजें। फिर आईनी कमेटियां बनानी थी, आईनी कमेटी नहीं बनानी। जो जुडिशियल कमेटी एक उन्होंने बनाई, उसके जज साहब का आर्डर किया उन्होंने, वो जो हाई कोर्ट के जज हैं और वो कई उम्र पर गए हुए हैं, उन्होंने काम नहीं शुरू किया। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने करनी और तबादलों के ऊपर जोर दिया हुआ है। मैं देखे ना, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आते ही कोई 200-300 बंदा बटोरे लेक्चरर हेडाक लेक्चरर भर्ती किया है। अच्छा, तो वहाँ अगर इनको अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए मायदे पर इनके जहन में कोई प्लान होता आगे बढ़ने वाली बात, तो उनके चंद आर्डर करने थे, वो क्या अर्ज वाली बात थी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये अब तो इन्होंने हद ही कर दी कि माजिद के हवाले से जो उन्होंने मायदा तय किया हुआ था कि जब तक आईनी कमेटी 6 रुकनी आईनी कमेटी, 2 जिसमें तीनों स्टेक होल्डर के नुमाइंदे होंगे, 2 वफाक के, 2 आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के और 2 अवामी एक्शन कमेटी के, वो बनाएंगे। और जब तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, ये जो मायदा हुआ था इसमें वादे लिखा हुआ है कि उस वक्त तक ना माजरीन को वजारत दी जा सकती है, ना वजारत से जुड़ी कोई मराद दी जा सकती हैं, ना फंड दिए जा सकते हैं, ना कोई आदाफी सहूलत दी जा सकती है। ये चारों चीजें स्लैश करके लिखी हुई है। सही हो गया। अब अगर वजारत आपने नहीं दी, ठीक है जी, मायदे के मुताबिक वजारत नहीं दी, उसके बाद आईनी कमेटी को आपने, वैसे मैं जाती राय ये रखता हूँ कि माजरीन के हवाले से इस तरह की जो एक आईनी मामला तय होने से पहले इन्होंने पाबंदी लगवा दी थी, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। उनकी आईनी और कानूनी पोजीशन को बिल्कुल चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। या तो आप असम्बली के जरिए उनको ख़त्म करवा दें, जब तक उनकी आईनी पोजीशन बहाल है। ये प्रिविलेज जो उनके लिए बनता है, वजारतें हैं, उससे जुड़ी मराद, ये उनसे वापस लेने का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने भी वोट लिए हुए हैं, चाहे वो थोड़े लिए हुए हैं, ज्यादा लिए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों की तरह, लेकिन जैसे तैसे भी हुआ, मायदा तो हुआ ना। मायदा हुआ, एक आला सतह कमेटी पाकिस्तान की ऑफिशियल कमेटी और आज़ाद कश्मीर गैर सरकारी कमेटी के दरमियान मायदा हुआ। बिल्कुल, चाहे वो मायदा गलत है या सही है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मायदे में वादे लिखा हुआ है कि आप पहली फुर्सत में कमेटी बनाएंगे और कमेटी की रिपोर्ट लाएंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़नी है तो असेंबली मिल जाएगा, राजनीतिक तरमीम करेंगे। यानी 3 माह आपने ना कमेटी बनाई, 3 माह होने को है, अभी तक कमेटी नहीं बनी। आपने ना कमेटी बनाई, ना कोई और काम किया, ना कोई पेशरफ्त की, काबीना से उनको बाहर रखकर इधर
2 3 4 कमेटी को उनको वो बना दिया जी चेयरमैन, जिसमें माजिद खान साहब भी शामिल हैं, जिनमें अहमद रजा काजी साहब भी शामिल हैं, जिसमें हाफिज अहमद रजा साहब भी शामिल हैं, जिसमें मेरे ख्याल में अकमल सरबाला साहब भी शामिल हैं। ये सारे लोग तकरीबन शामिल हैं। अब देखें ना, ये खुली खिलाफवर्जी है, जिस खिलाफवर्जी की सूरत में मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कल अगर अवामी एक्शन कमेटी को मुहिम शुरू करती है इसके खिलाफ, ये जो मौजूदा हुकूमत है, तो फिर खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम अवामी एक्शन कमेटी पर आप नहीं लगा सकेंगे, इनको भी लगाना पड़ेगा। देखें ना, उस्मान ताज से कितना अलमी है कि आज़ाद कश्मीर में एक तरफ शफे की मराद ख़त्म करने की अवामी एक्शन कमेटी बात कर रही है और हमारे हुक्मरान उसको तस्लीम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुल्म ये है कि इन्होंने काबीना बनाई जी, जो लोग काबीना में शामिल होना अपने स्टेटस को डिग्रेड करने वाली की बात समझ रहे थे, उन्होंने अपने बेटों को वजीर बनवा दिया। ये ज्यादती है या नहीं है? खुद जीते हुए थे, काबीना में शामिल नहीं हो रहे थे, बेटों को मशीर बनवा दिया। और कई एक ने अपने खुद हार गए थे और हारे हुए लोगों ने अपने बेटों को मशीर ठुकवा दिया अंदर। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने? ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के वसाइल, आज़ाद कश्मीर के गरीब लोगों के वसाइल जिससे तरीके से तबाह बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, मिसयूज कर रहे हैं अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को। और वहां भी अलमिया ये है कि इनको सियासी कारकन नजर नहीं आए, अपनी औलादें नजर आई, गैर सियासी नौजवानों को इन्होंने एडवाइजर और ग्रेड 21 की मुलाजमत देना शुरू की हुई है। दूसरी तरफ उनके लिए कहते हैं जी कि अच्छा अब तो इन्होंने की अगली नजरें, तो वो जो बहुत सारी 3-4 हजार 5 हजार पोस्ट है, मेरे ख्याल में 8,000 है तक मिलाज जहाँ भर्तियां करनी है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया हुआ है कि आप थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट के बगैर को मुलाजमत नहीं दे सकते। अब उन्होंने उधर रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी वालों ने वैसे भी आपको पता है इनकी अपनी एक मनमौजी तरीके से सिस्टम चलाते रहते हैं, लेकिन हमें बाकी चीजों से गर्ज नहीं है। हमें गर्ज इस चीज से है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो इन्होंने मायदा किया हुआ है, अगर उसको ये पूरा नहीं करेंगे तो इस बात का खदशा मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा और उसकी जिम्मेदारी कल फिर अगर सिस्टम को कहीं नुकसान पहुंचता है ना, तो फिर उसकी जवाबदेही यही करेंगे जो मिलकर लूट रहे हैं आज़ाद कश्मीर को। मुजफ्फराबाद में एक ग्रुप हुकूमत में बैठकर और एक अपोजिशन में बैठकर लूटने का प्लान बना रहे हैं, और उनकी हालत बुनियादी तौर पर यह है कि एक सेहत कार्ड बहाल नहीं कर सके। अब तो अपोजिशन लीडर ने भी कल परसों इधर खिताब करते हुए बात कही है कि वो उसमें कमीशन खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। भाई इन चीज़ों को रोकें, रोक कर ज़रा लोगों को फायदा दें। अब जहाँ कहीं करप्शन का छोटा मोटा खदशा होगा तो उसकी बुनियाद पर आप उस मंसूबे और प्लान को ही खत्म कर देंगे। ये तो नहीं हो सकता। आपके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है, आप करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के दरमियान को संजीदगी है। मतलब आने वाले दिनों में क्या होगा? फिर वही हेजिटेशन, वही एहतजाज, वही अभी तो देखे ना, अभी तो इस बात के हुकूमत को समझना चाहिए। अभी तो कोई 5-7 दिन बाकी हैं, वो 9वां दिन पूरा होने में। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी इजलास बुलाएगी, उसमें एक लाएअमल तय करेगी, फिर उसका ऐलान करेगी, और फिर अगले दिन 2-4 दिन के अंदर तो एहतियाज इस तरह बाजार नहीं हो सकेगा। उससे पहले हो सकता है ये हुकूमत होश के नाखन ले लिए और जौन जहाँ इन्होंने मायदे की खिलाफवर्जी की है उससे ये पीछे हट जाएं, तो अभी थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस हुकूमत के इकदामात की वजह से आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर आपको पहले से ज्यादा खौफनाक अफरा तफरी का आलम नजर आएगा। और ये जो जमहूरियत और ये फ्रॉड और बेईमानी जो कर रहे हैं लोगों के साथ जमहूरियत के नाम के ऊपर, मुझे लगता है कि इस सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। और ये फिर ये लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी, चंद ताजर और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर सिस्टम को, हालांकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ऐसे सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। सही बात। जिसमें आप वजीर नहीं बन सकते तो अपनी औलाद को लाकर ठोक दें, आप बशीर नहीं बन सकते तो अपनी औलाद सियासी कारकन के बजाय, लेकिन पिछले देखे ना हमारी खवातीन की 5 सीटें उन पर है, सियासी कारकन खवातीन के बजाय रिश्तेदार खवातीन को ये लगा रहे हैं। टेक्नोक्रेट की 3-4 सीटें रखी हुई हैं, वहाँ प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट टाइप लोगों को लाने के बजाय सियासी कारकन को लगा। मैं समझता हूँ भाई साहब कि ये जो टोपी ड्रामा तमाशा बंद करना पड़ेगा है ना। अब उनका काम सिर्फ ये रह गया कि नारे इनके लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे जनाब। 20 लोग वजीर बने हैं और चंद बड़े घरानों के 5-6 लोग मशीर बने हैं और या ग्रेड 21 की मुलाजमतें मिली हैं। बाकी आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग और पीपल पार्टी के कारकुनों को तो कुछ नहीं मिला ना। बिल्कुल कुछ। वो इस हुकूमत के हमायत में क्यों नारे लगाएंगे? सही बात। या तो आप सारे लोगों को अकोमोडेट करें, आप तो कर नहीं सकते, आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। आप चंद बड़े घरानों के नौजवानों को वजीर बनाकर, उनको एडवाइजरी देकर, उनको जनिया देकर, उनकी अच्छी मुलाजमत देकर ये तोक़ुम करेंगे आज़ाद कश्मीर के सारे नौजवान आपकी हमायत बाहर आए। आम आदमी का बुनियादी मसला वहीं है, उसका बुनियादी मसला वही है
कि महंगाई है, मेरिट पर मुलाजमत नहीं मिल रही, अस्पतालों में दवाई नहीं है, आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों में सहूलतें फराम नहीं है, आज़ाद कश्मीर में सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, बल्दियाती निज़ाम इन्होंने अपने हाथ और काबू में रखा हुआ है। जहाँ कहीं इस बात की गुंजाइश थी कि एक आम आदमी को सौदे मिलती, वहाँ भी वोट फंड सारे अपने लिए मुख्तस। अच्छा, अभी मतलब हालांकि ये खर्चा ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि फैसल राठौर हुकूमत, जो खासकर फैसल राठौर साहब हैं, वो इस कमेटी के चेयरमैन भी रहे और उनको ज़्यादा इदराक है मसाइल का और इस मायदे की पासदारी फौरी होगी। लेकिन अब देखें उनके यानी 1-1.5 माह होने वाला है, वो उनकी जाने से भी इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। मेरी इसमें राती है ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है आज़ाद कश्मीर में, ये पार्लिमानी ब्लैकमेलिंग बन गई है। ये जमहूरियत हमें नजर आती है, ये पार्लिमानी ब्लैकमेलिंग है। इसमें वजीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उसके पास पावर जरूर है, लेकिन वो उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने पार्लिमानी ग्रुप से, जब तक आप अपने सरपरस्तों से मशवरा करके उनसे हदायत नहीं लेंगे। फैसल राठौर के ऊपर जाती पड़ती तो मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर में हालात ये इस तरह खराबी की तरफ जाएं, लेकिन वो भी फैसले करने में आज़ाद नहीं है। उनको भी डेफिनेटली ज़ाहिर है अपने असल फैसला साज है, जो ठिकाने हैं, जो चाहे वो मदर पार्टी है, चाहे वो हमारी दूसरा ग्रुप है, उनसे पूछकर फैसले करने पड़ते हैं और इसी बुनियाद पर ज़ाहिर है फैसले उसमें मसाइल भी पैदा होते हैं और ये ताकीर भी हो रही है। और ये मुझे नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ सूरत जो जाएगी, ये हालात खराबी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा भाई साहब, हम अपनी अगली खबर के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात मजीद आगे आने वाले दिनों में करते रहेंगे क्या सूरत हाल होगी। अब हल्का बस्ती की जो सियासत है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। खासकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब जो है वो शामिल हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बस्ती बाग से। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वहाँ ऑलरेडी पहले हैवी वेट मौजूद हैं। मुश्ताक बिनाज साहब हैं, 3 दफ़ा वहाँ इलेक्शन लड़ चुके हैं उस हल्के से, और राजा यासीन साहब हैं, वो भी काफ़ी दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे कामयाब भी हुए हैं, वज़ीर भी रहे हैं, मुशीर भी रहे हैं। तो अब ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब की शमूलियत से आप क्या समझते हैं कि वहाँ की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, और ख़ासकर आने वाले इलेक्शन में अब सबसे अहम जो वहाँ पे बात डिस्कस की जा रही है वो टिकट की बात डिस्कस की जा रही है कि क्या टिकट मिलेगा मुश्ताक बिनाज साहब को, ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को, राजा यासीन साहब को, बाकी लोग भी हैं, लेकिन ये 3 हैवी वेट लोग इसमें शामिल हैं। तो कभी इम्कान तो जो हल्कों की जानिब से बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि क्योंकि मुश्ताक बिनाज साहब बड़े क्लोज हैं नवाज शरीफ फैमिली से, तो उनको उम्मीद ये की जा रही है कि उनको टिकट मिलेगा। तो अगर उनको टिकट मिलता है तो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब जो शामिल हुए हैं नून लीग में, इनकी पोजीशन क्या होगी और क्या सूरत हाल? ये उस्मान साहब देखे ना, ब्रिगेडियर मोहम्मद साहब का एक बहुत अच्छा तालीमी ब्राइट कैरियर है, वो टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल आदमी है, बिल्कुल, लेकिन सियासी कैरियर कोई नहीं है उनका। ये इसको नहीं बोलना चाहिए। डेफिनेटली ये जरूर बात है कि वो एक बड़ी बरादरी के नुमाइंदा हैं, और हमारा अलमी अभी आज़ाद कश्मीर ये है कि बहुत सारे मुख्तलिफ हल्कों में बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है बरादरी सिस्टम का ये रवाज, और हालांकि होना नहीं चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस चीज से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जमीनी हकायक है, बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब एक बड़ी बरादरी को नुमाइंदगी करते हैं, जिसकी सपोर्ट के बगैर उन्हीं की पार्टी का बंदा इलेक्शन उसको जितवाना या आगे भेजना शायद आसान काम नहीं होगा, मुश्किल होगा। मुखालफिन तो जीत सकते हैं लेकिन वो नहीं। इसलिए मेरी राय है कि मुश्ताक बिनाज साहब जितने करीब हैं शरीफ फैमिली के, उनको टिकट में नजरअंदाज कर रहा हूं तो शायद इतना आसान काम नहीं होगा। हाँ, उनको एतमाद में लेकर टिकट की तब्दीली की जा सकती है, या उनको खुद दे दिया जाए या उनको तब्दीली। लेकिन एक बात तय है कि पिछले अरसे से जो हम आसार और क्राइम देख रहे हैं उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश ये है कि मुश्ताक बिनाज साहब को बाई हुक एंड बाई क्रुक जैसे तैसे भी हो असेंबली में लाजिम पहुंचाया जाए। उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो बस्ती बाग से उनको बराह रास्त टिकट देकर जितवाया जाए, दूसरा रास्ता ये है कि अगर मुश्ताक बिनाज साहब ये समझते हैं या गैर जानदार हल्के कहीं नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचा देते हैं कि भाई वहाँ सूरत हाल ये है और ये मैकेनिज्म इख्तियार करके ही बंदा नून लीग अपनी सीट निकाल सकती है, तो उसमें अगर मुश्ताक बिनाज साहब फिट नहीं आते तो फिर उनके लिए दूसरा रास्ता टेक्नोक्रेट की सीट का भी हो सकता है, असेंबली में पहुंचाना है ना, ये एक रास्ता बन सकता है। अब पिछले इलेक्शन जब हुए ज़िमनी इलेक्शन, उसमें आपको याद होगा इतला ये थी कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को भी नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया या रिक्वेस्ट की थी कि मुश्ताक बिनाज को जितवाएं, और वो कुव्वत लोग जो फैसला साज लोग हैं उनके लोग अपने उन्होंने
वहाँ बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो बवजह रास्ता नहीं बन सका था। इस बार खासे वोट दिए थे 18,500 जी वोट दिया था, लेकिन कुछ बाद में मुश्ताक बिन साहब ने इल्जाम भी लगाया था जी राना सलाउल्लाह साहब ने रेंज नहीं भेजी, फलां जगह पर एक तरफा पोलिंग हुई है और इस तरह गड़बड़ हुई है, अगर ये करते तो वो ना होता। लेकिन सूरत हाल इस बार भी डेफिनेटली वही हो सकती है। इसलिए मेरी राय है कि टिकट तो मुश्ताक मिनाज साहब का ही समझें, लेकिन ये उनकी स्वाबीद होगी कि वो आया टिकट को खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या टिकट अगर वैसे बेहतर ऑप्शन उनके पास ये भी हो सकता है कि वो एक बड़ी बरादरी जिसको ज़ाहिर है मतलब राजी करने की या साथ चलाने की जरूरत है, टिकट अगर उसको मोहम्मद खान साहब को दे दें और खुद भी और सारी पार्टी को सपोर्ट करवाएं तो खुद टेक्नोक्रेट के जरिए आ जाएं तो एक बात है। वैसे नून लीग के अंदर भी ये बात फैली हुई है कि आने वाली हुकूमत अगर नून लीग की बनती है तो मुश्ताक मिनाज साहब को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। और एक और बात मैं खास बताऊं आपको, जो मुझे किसी ने बताई है, पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन ख्याल ये नवाज शरीफ साहब ने जिस गुस्से का इजहार किया है ना, ये लाहौर में जो इजलास हुआ है बड़े बड़े लोगों के साथ, उनका उन्होंने कहा आप में से कोई टिकट तकसीम नहीं करेगा, मैं टिकट खुद तकसीम करूंगा, लोगों का इंटरव्यू करूंगा, दौरा करूंगा, जो है ना उन्होंने कहा टिकट तकसीम करेंगे, लोग इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। नवाज शरीफ ने वहाँ गुस्सा किया है, वो लोग इस सारी नून लीग को गुस्सा किया है। अच्छा। और ये जो उनको इतला मिली है कि आज़ाद कश्मीर की नून लीग छोटे छोटे दड़ीबंदियों में सारे लोग अलग अलग वज़ीर-ए-आज़म बने फिरते हैं और अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म प्रेजेंट करते हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में जाकर, तो इस पर नवाज शरीफ साहब ने सनप किया है, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नाराजगी का इज़हार किया है। लेकिन उन्होंने मुश्ताक मिनाज सुनाया है, वहाँ बड़ा एहसास विश्वास चेहरे के साथ हंसते ही रहे हैं। उन पर उनको गुस्सा भी शायद नहीं किया या उनको तवज्जो भी नहीं दी, बाकियों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से सनप किया। तो मेरे ख्याल में मुश्ताक मिनाज को नवाज शरीफ के एंड से ड्रॉप करके किसी और को टिकट देने वाली बात तो मुझे नहीं समझ आती कि वैसी होगी। ये जरूर हो सकता है कि मुश्ताक मिनाज साहब को इत्मीनान में लेकर खुद मुश्ताक मिनाज साहब ये रास्ता निकालें कि अपने लिए और हल्के के लिए भी थोड़ी सी आसानी पैदा करें, वहाँ किसी और का अकोमोडेट करें और खुद दूसरे रास्ते से आएं और फिर आकर नवाज शरीफ साहब अगर फिल वाकई उस वक्त भी हालात यही रहे जो आजकल हैं तो फिर मुश्ताक मिनाज साहब को आने वाली नून लीग की हुकूमत में मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं नवाज शरीफ उनके को अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो हमने बात की सिर्फ अलगा वस्ती की नून लीग की सियासत पे। अब देखो उसमें पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी ताकत रखती है। वहाँ से अभी मौजूदा जो MLA हैं ज़िया कमर साहब, जब तनवीर इलियास साहब नायल हुए थे तो उनकी जगह ज़मीनी इलेक्शन में ज़िया कमर ने इलेक्शन लड़ा था मुश्ताक मिनाज साहब के अगेंस्ट, तो ज़िया कमर वहाँ से जीते। अब आने वाले इलेक्शन में 2026 में अगर खुदा न खास्ता ज़िया कमर वहाँ से अपनी जगह छोड़ते हैं, वहाँ से अगर ज़्यादा इम्कान यही है छोड़ेंगे तनवीर इलियास साहब लड़ेंगे। अगर तनवीर इलियास साहब आते हैं तो फिर पोजीशन मजीद चेंज हो जाएगी। मजीद देखे ना, बड़ी बरादरी वहाँ पे अलका बस्ती में है, नार्मल राजपूत बरादरी, उसके बाद है मलयाल बरादरी मुगल, फिर उसके बाद दीगर जो कबायली दीगर बरादरी हैं उनका वोट, टोटल 1,05,000 के करीब वोट है मेरे ख्याल से वहाँ पे। ठीक। तो अब अगर अलका वहाँ से तनवीर इलियास साहब भी कूद पड़ते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी? लेकिन इस वक्त तनवीर इलियास को ये मोहम्मद खान साहब की शमूलियत से पहले तनवीर इलियास साहब को कुछ चीजों में एज हासिल था। वो एज क्या है? पिछली बार तनवीर इलियास साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उनको अपने बरादरी की वहां सपोर्ट एक तरफा सपोर्ट नहीं थी। इस दफा उनकी बरादरी का कैंडिडेट जो कमर साहब या उनका बेटा हुआ वो ड्रॉप करके वो सारी सपोर्ट उनको मिल जाएगी। पिछली बार तनवीर इलियास साहब जिन लोगों के वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने थे उनमें से एक हिस्से के वोट आपकी बरादरी के बिल्कुल नारमा बरादरी के वोट अब भी उनके पास मौजूद है। अगर नारमा बरादरी के अंदर ऐसी विनिंग पार्टी का टिकट आ जाता है जिसके आने वाले दौर में हुकूमत बन रही हो तो फिर तो तनवीर इलियास साहब के हमें उन वोटों का स्लिप होकर अपने विनिंग टिकट की तरफ जाने का इम्कान जरूर होगा। लेकिन अगर टिकट ऐसी पार्टी के बाद नहीं आता, उनकी बरादरी के अंदर ऐसा टिकट नहीं आता जो विनिंग पार्टी का टिकट हो और आने वाले दौर में उसके हुकूमत बनने का इम्कान हो, तो फिर तनवीर इलियास साहब को वोट इंटैक्ट रह सकता है, जुड़ा रह सकता है। और थोड़ी सी अगर आपकी बरादरी यानी नार्मल बरादरी से अगर तनवीर इलियास साहब को सपोर्ट मिल गई तो उनके लिए निस्बत इलेक्शन जितना आसान हो जाएगा। मेरा नुक्ता नजर ये है कि जो बाजार सूरत हाल ये है कि अगर ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को टिकट मिल जाए, मुश्ताक मिनाज साहब भी उनकी सपोर्ट करें फुल फ्लैज बरादरी समेत, राय यासीन साहब भी उनकी सपोर्ट करें और बाकी सपोर्ट करें तो उनके लिए तनवीर इलियास साहब को हराना निस्बतन आसान होगा, बजाय इसके कि टिकट अगर मुश्ताक मिनाज साहब के पास हो तो उनको फिर ज़ाहिर है 2 वस्ती बाग की जो बड़ी बरादरियां हैं
उनमें से किसी एक की बल्क सपोर्ट लेना जरूरी होगा, बिल्कुल, जिसकी इस वक्त उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। ना मल्दी आलबादी की सपोर्ट है, ना नारों परवती की सपोर्ट है उनको। दोनों में से एक की बल्क सपोर्ट इनको मिलेगी, बिल्कुल, फिर इनका इलेक्शन बनेगा। जब नहीं बनेगा तो इनके लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि खुद किंग मेकर बने और उनकी वैसे भी किस्मत की देवी इस तरह मुझे लगता है कि ऊपर ही जा रही है। मेरी जाती तो दिली ख्वाहिश भी है कि उनको ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। वो किंग मेकर बने और हल्के के लिए रास्ता और छोड़ दें, असल पैदा हो जाएगी उनके लिए। और वो सही बात। चलो, ये तो अभी मजीद टाइम है। जी, अभी तो 6 महीने बचे हैं। ये तो तबसरा तजिया कर रहे हैं। तजिए तो इम्कानात की बुनियाद बहुत है, यकीनी नहीं होते। ये बात है, बिल्कुल ऐसी है। अब भाई साहब, अब अगली खबर के ऊपर आपसे ताज़ा ख्याल करते हैं। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब तैनात हुए हैं, खालिद यूसुफ साहब। हालांकि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में अभी तक असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर अभी तक तैनातियाँ नहीं हो सकी हैं। अब इनकी जो तैनाती हुई जस्टिस ख्वाजा नसीम साहब की रिटायरमेंट के बाद, ये एक जस्टिस साहब की जगह खाली थी और खालिद यूसुफ साहब ने आज वहाँ जस्टिस हल्फ उठा लिया है। जी। अब इनकी तैनाती के हवाले से कुछ पहलुओं के ऊपर अगर बात की जाए, उसमें काफ़ी सारी अहम चीज़ें जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इनकी तैनाती? बहुत प्रोफेशनल आदमी हैं ये। माजी में आपको याद होगा वो 5 उन जजेस में शामिल थे जिनको आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने इनकी तकरीर में टेक्निकल की बुनियाद थी। टेक्निकल बुनियाद क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बामानी मशावरत नहीं करी। कानून ये है कि हाई कोर्ट में जज तैनात के लिए दोनों की बामानी मशावरत होनी चाहिए, यानी रजामंदी होनी चाहिए। वो रजामंदी नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों पर इनकी डिसीड कर दिया गया था। 5 जजेस थे जिनमें ये खालिद यूसुफ साहब भी। बाद में इनको कस्टोडियन बनाया गया था और पिछले 2-2.5 साल से मेरे ख्याल में ये कस्टोडियन बतौर कस्टोडियन है। ये 2.5 साल रहे हैं अपना जज हाई कोर्ट के? उस वक्त 2-2.25 साल या 2.5 साल थे। अब आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा नसीम साहब की जो असामी खाली हुई थी उस पर इनकी तकरीर हुई है। मैंने पिछले जब इससे अरसे में कोई महीना पहले तकरीबन इनका जब फाइल गई थी तो मैंने किसी से पूछा था, मुझे 1-2 वकला जो अच्छे कानूनी माहिर हैं उन्होंने बताया था जी कि क्राइटेरिया ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात होने के लिए या तो हाई कोर्ट में 15 साल वकालत का तजर्बा होना चाहिए या हाई कोर्ट में 5 साल जज की बतौर जज तजर्बा होना चाहिए। अब चूंकि खालिद यूसुफ साहब की तकर्री बतौर वकील नहीं हुई, बतौर जज हुई है, चूंकि पहले से वो जज मौजूद हैं कस्टोडियन के। अब सुप्रीम हाई कोर्ट में उन्होंने 2-2.25 साल सर्विस की है, तो उनकी तकर्री इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में की गई है कि कस्टोडियन बतौर कस्टोडियन जज हाई कोर्ट के जज के बराबर ये आसामी है। मराद प्रिविलेज और आईनी इख्तियार दूसरे तीसरे मामले वो हैं, तो 2.5 साल बतौर हाई कोर्ट जज और बाकी सर्विस ये शामिल करके 5 साल पूरी हो जाती है। उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। लेकिन वकला कुछ ये बात कहते हैं कि कस्टोडियन जो जज होता है तनख्वाह और मराद तो उसकी हाई कोर्ट के बराबर ज़रूर होती हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट का जज शुमार नहीं होता, इसलिए कि वो जो फैसले होते हैं कस्टोडियन जज के, उनके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाकर रिट कर सकते हैं। गोया कि हाई कोर्ट के इक्वल वो आसामी नहीं होती। तो गोया कि इस तजर्बा जो बुनियादी तौर पर शर्त है सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए, या तो आपको 15 साल तजर्बा होना चाहिए हाई कोर्ट का, लेकिन या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल तजर्बा। ये बतौर हाई कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, इसलिए 5 साल तजर्बा इनके लिए शर्त थी। गोया सुप्रीम कोर्ट में जो खालिद यूसुफ साहब की तकर्री हुई है वो बतौर जज हाई कोर्ट के तौर पर तजर्बे की बुनियाद पर हुई है। वकला के नज़दीक वो 5 साल का तजर्बा नहीं बनता, इसलिए ख्याल ये है कि इस तकर्री को चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, चलो अब चैलेंज किया जाए, ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। हाई कोर्ट में ये है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट 9 जजेस पर मुश्तमिल है, जिनमें 2 जजेस की पहले से ही तकर्रियां नहीं की गई थी और पोस्टें खाली रखी गई हैं। और कश्मीर काउंसिल वालों ने अजीब व गरीब मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। उनका मौक़िफ़ ये है जी कि आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट में 9 जजेस की जो तादाद है आज़ाद कश्मीर की आबादी की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा बनती है। तो उन्होंने तकर्रियां 7 की थी। अच्छा। उन 7 में से भी 3 जज रिटायर है। गोया कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट इस वक्त 5 जजों के बगैर काम कर रही है। 5 असामियाँ खाली हैं, उन पर भी तकर्री होनी चाहिए थी। और अभी तक तो कुछ इतला ये आ रही है कि जजेस, कुछ वकला और कुछ सेशन जजेस के नाम ज़ेरे गौर हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर फाइल उसकी तैयार नहीं की, तो ना भिजवाई है। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा सूरत-ए-हाल क्या बनती है। सही हो। इजाज़त भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक। जिस तरह हमने आपको बताया कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से
दोबारा एक्शन की तैयारियाँ की जा रही है, क्योंकि हुकूमत माहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है और हल्का बस्ती की जो सियासत है वो आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी, इसकी मजीद अपडेट जो है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और जिस तरह भाई साहब ने बताया कि हाई कोर्ट में मजीद जजेस की तैनाती जो है वो पेंडिंग में है, और सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक जज की जो तैनाती हुई है, अब वकला की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या सूरत हाल मुरतब होगी, इससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।